बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जो है ये भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर है हम लोगों का मौर्योत्तर काल। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे जिस पर वो होगा मौर्योत्तर काल। ठीक है, बुक्स में आप लोग बहुत को ये देखते हैं लिखा रहता है मौर्योत्तर काल, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि ये मौर्योत्तर काल होता क्या है। ठीक है, तो मौर्योत्तर मतलब मौर्य हम लोग खत्म किए, तो मौर्यों के खत्म होने के बाद जो काल था उसे हम लोग कहते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्य वंश या कभी भी जब भी कोई भी एक बड़ा साम्राज्य का अंत होता है तो तुरंत बड़े साम्राज्य का उत्थान नहीं हो जाता है। एक बड़े साम्राज्य के पतन होने और दूसरे बड़े साम्राज्य के उदय होने के बीच में जो गैप होता है, यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे राजवंश पैदा हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग जो है ये उसके बीच का एक ट्रांजिशन पीरियड या संक्रमण काल कह सकते हैं। तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे यहाँ पे हमारा मौर्यों के काल का अंत हुआ, मौर्यों की बड़ी सत्ता का अंत हुआ और अभी गुप्तों की सत्ता का उदय नहीं हुआ है। गुप्तों के उदय होने में जो समय था ये मौर्य समाप्त हुए, अभी गुप्त उदय नहीं हुए। तो इसके बीच का जो ये समय था, इस समय में भारत में जो छोटे छोटे राजवंशों ने शासन किया उसे हम मौर्योत्तर काल के अंतर्गत रखते हैं। क्लियर हो गया? अब ये जो मौर्योत्तर काल है, इस मौर्योत्तर काल को हम लोग बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर जो राजवंशों ने शासन किया उसके आधार पर इसे हम दो भागों में बांटते हैं। इस काल में कुछ देशी राजवंश भी थे और कुछ विदेशी राजवंश भी थे। ठीक है, जब भी केंद्रीय सत्ता, जैसे केंद्रीय सत्ता उस समय मौर्य थे, तो मौर्यों की शक्ति कमजोर होती है। जब भी मतलब सीधा सवाल है, अगर घर कमजोर होगा तो बाहरी फायदा उठाएंगे, तो जब देश की शक्ति कमजोर हुई तो विदेशी भी फायदा उठाने में पीछे नहीं थे और इन्होंने बहुत सारे भूभागों पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो ये जो देशी राजवंश है, देशी राजवंश में मेनली हम लोग देखेंगे शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। ये जो शुंग थे, ये कर्ण थे, ये सातवाहन थे। ठीक है, ये बेसिकली जो थे ये ब्राह्मण थे, इसीलिए इस देशी राजवंश को या मौर्योत्तर कालीन वंशों को ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत भी रखा जाता है। कहीं कहीं पर आपको ब्राह्मण साम्राज्य भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं विदेशी में। तो विदेशी में जो लोग थे, इसमें सबसे पहले थे इंडो ग्रीक शासक, यानी वही सिकंदर के वंशज लोग, जिसे हम लोग हिंदी में यवन या हिंद यवन भी कहते हैं। ठीक है, दूसरे जो थे ये थे शक या इसे शीथियन भी कहा जाता है। ठीक है, ये इसके बाद जो थे ये पर्थियन थे। ठीक है, पर्थियन या पर्थियन, और लास्ट जो इसमें थे ये थे आपके कुषाण। ठीक है, तो ये जो यवन थे ये तो आप समझ गए, इंडो ग्रीक, ये अफगानिस्तान या बैक्टीरिया वाले क्षेत्र के लोग थे। ये शक जो थे ये मध्य एशिया की एक घुमक्कड़ खानाबदोश जाति थी। पार्थिया जो थे ये ईरान के निवासी थे और ये कुषाण जो थे ये चीन से आए थे, ये चीन के यूची कबीले से संबंधित थे। अभी हम लोग जब इसको पढ़ेंगे तो उसमें मैं इसको बताऊंगा, अभी इसको दिमाग में स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। आज का टॉपिक हम लोग जो देखेंगे ये देशी राजवंश को देखेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो सबसे पहले ये जो देशी राजवंश आप देख रहे हैं इसमें से एक इस वंश का संस्थापक और इस वंश के अंतिम शासक कौन थे, इससे एक क्वेश्चन आपको बन जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसी को कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, अभी फिलहाल यहीं पर हम लोग लिख लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो जो शुंग वंश का था, ये शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग। और ये जो आप देख रहे हैं शुंग वंश में हम लोगों को सबसे ज्यादा देखना भी इन्हीं को है। ठीक है, और इस वंश के जो अंतिम शासक थे, इस अंतिम शासक का नाम था देवभूति। ठीक है, इसके बाद कर्ण वंश। कर्ण वंश का कौन था, तो कर्ण वंश के संस्थापक जो थे इसका नाम था वासुदेव
अभी मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको पूरा याद हो जाएगा। और अंतिम शासक जो थे ये थे शु शर्मा, या इसको शु शर्मन भी लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, आप आइए सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुका, और इस वंश के जो अंतिम शासक थे ये थे सियक, या कहीं कहीं पर श्री हर्ष भी लिखा हुआ मिलता है, लेकिन ज़्यादा प्रचलित है सियक। तो ये एक क्वेश्चन अगर आसान आता है तो आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग देशी राजवंश या ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत जो ये 3 वंश है इनको एक एक करके देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रारंभ करेंगे शुंग वंश से। ठीक है, तो आइए तो सबसे पहले आप लोग भी बना लीजिए शुंग वंश, और संभव हो तो नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि सिर्फ कान से सुनेंगे तो बहुत कुछ दिमाग में रहेगा नहीं। ठीक है, तो आइए शुंग वंश। तो शुंग वंश जो है इसके संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। ये पुष्यमित्र शुंग जो व्यक्ति हैं, ये पुष्यमित्र शुंग जो मौर्यों के अंतिम शासक थे। ठीक है, कौन थे मौर्यों के अंतिम शासक? तो मौर्य वंश के अंतिम शासक जो थे, अच्छा चलिए हम लोग पहले टॉपिक ही बना लेते हैं पुष्यमित्र शुंग, इसी में पॉइंट बनाते चलेंगे तो आप लोगों का नोट्स भी कंप्लीट होगा। नोट्स के फॉर्मेट में ही मैं बता देता हूँ आप लोगों को पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग कौन है? शुंग वंश के संस्थापक। तो पुष्यमित्र शुंग जो थे ये मौर्यों के जो अंतिम शासक थे बृहद्रथ, इस बृहद्रथ के सेनापति थे। ठीक है, इसीलिए याद रखिएगा कि पुष्यमित्र शुंग की उपाधि क्या थी? सेनानी थी। पुष्यमित्र शुंग कौन थे? तो ये बृहद्वंशी जो शासक है, सॉरी मौर्यों के अंतिम शासक थे बृहद्रथ, उनके सेनापति थे। ठीक है, अब क्या हुआ कहानी कि मौर्यों ने तो अपना लिया था बौद्ध धर्म को। ठीक है, 183 ईस्वी पूर्व की बात है। जो ये यवन है, यवनों का एक शासक, मैंने मिटा दिया से, यवन जो थे यवनों का एक शासक था जिसका नाम था डेमेट्रियस। डेमेट्रियस ने मौर्यों की कमजोरी का फायदा उठाने के लिए उसने पंजाब क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, आक्रमण कर दिया। अब सेनापति कौन है? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को बोला कि आक्रमण की अनुमति दी जाए, क्योंकि वो पंजाब को जीत चुका है, सियालकोट को अपनी राजधानी बना चुका है। आगे हम लोग विदेशी राज्यों से बात करेंगे। तो बृहद्रथ को अनुमति नहीं दी, बृहद्रथ ने अनुमति नहीं दी पुष्यमित्र शुंग को, क्योंकि जो मौर्य शासक थे ये अहिंसा परमो धर्म पर विश्वास करते थे। तब बृहद्रथ को तब पुष्यमित्र शुंग को मजबूरी में इस बृहद्रथ की हत्या करनी पड़ी, और पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की जैसे ही हत्या कर दी, भारत में मौर्य वंश का अंत हो गया और शुंग वंश की सत्ता स्थापित हो गई। इसीलिए पुष्यमित्र शुंग की उपाधि क्या है? सेनानी। पुष्यमित्र शुंग भी बृहद्रथ को पसंद करते थे, नापसंद की बात नहीं थी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई कि पुष्यमित्र शुंग को बृहद्रथ की हत्या करनी पड़ी। इस पर हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग की उपाधि क्या थी? सेनानी, और ये बृहद्रथ का सेनापति था, और बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली। कहानी समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है, अब चूंकि पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की थी, इसीलिए राजधानी अगर ये पाटलिपुत्र रखता, ठीक है, राजधानी अगर पाटलिपुत्र रखता तो संभवतः बृहद्रथ के चाहने वाले कुछ लोग पुष्यमित्र शुंग की भी हत्या कर सकते थे, षड्यंत्र करके। इसीलिए राजा बनने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने सबसे पहले अपनी राजधानी को परिवर्तन किया और अपनी राजधानी को ले गया विदिशा, या वेशनगर बोलते हैं, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये मध्य प्रदेश अब चल गई राजधानी। ठीक है, जो पाटलिपुत्र थी वहां से मौर्य वंश में पाटलिपुत्र, और अभी ये ले गया विदिशा या वेशनगर, अपनी राजधानी को ले गया। कौन ले गया? पुष्यमित्र शुंग ले गया। कोई परेशानी नहीं आता। ठीक है, अब एक चीज और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो शुंग है, ये शुंग कहाँ के निवासी थे? तो शुंग जो है ये बेसिकली उज्जैन या उज्जैनी के निवासी हुआ करते थे। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग भी उज्जैन का निवासी था और इसका सेनापति था। अब एक अभिलेख मिलता है, इससे भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये अयोध्या अभिलेख किसने लिखवाया था। ठीक है, तो ये अयोध्या अभिलेख जो है, ये अयोध्या अभिलेख पुष्यमित्र शुंग का है। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग का है, और इसका जो लेखक था, इसके लेखक का नाम था धनदेव। ठीक है, और ये जो अभिलेख है, इस अभिलेख से, अयोध्या अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है, किसने? तो पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ठीक है,
2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, ये पता चलता है अयोध्या अभिलेख से। और ये जो अश्वमेध यज्ञ थे इनका पुरोहित कौन था? तो इनका पुरोहित था पतंजलि। आप लोग परिचित है पतंजलि से, ठीक है। पतंजलि कौन थे? तो रामदेव बाबा के जो गुरु हैं वही पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, ठीक है। तो पुष्यमित्र शुंग का पुरोहित कौन हो गया? पतंजलि। और पतंजलि के बारे में एक चीज और याद रखिए कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है महाभाष्य, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये जो पतंजलि है ना, पतंजलि के गुरु, ठीक है, पतंजलि के गुरु थे पाणिनि, ठीक है, पाणिनि। और ये महापद्मनंद के दरबारी थे, ये भी याद रखिएगा, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है, तो जो रिलेटेड है उसको जोड़ लीजिए। और इस पाणिनि ने एक पुस्तक लिखा था जो संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक थी, आप लोगों को ध्यान होगा। इस पुस्तक का नाम था अष्टाध्यायी, ठीक है। और इसी अष्टाध्यायी पुस्तक पर इसकी सरल व्याख्या करते हुए एक टीका ग्रंथ लिखा महाभाष्य, किसने? पतंजलि ने। और ये पतंजलि शिष्य थे पाणिनि के, देखिए, ठीक है। तो समझ में आ रहा है? ये हो गई अयोध्या अभिलेख के बारे में बात, ठीक है। अब दूसरी बात कि पुष्यमित्र शुंग जो थे ये तो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण होने के कारण ये उस काल में बौद्ध धर्म की प्रगति या प्रचार प्रसार या बौद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने अपने राज्य में ऐलान करवा दिया था कि जो व्यक्ति, ठीक है, जो व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु का सिर ला करके देगा उसे मैं 1000 दिनार, सॉरी 100 दिनार, 1000 नहीं 100 दिनार उसे इनाम में दूंगा। मतलब जो एक बौद्ध भिक्षु का सिर काटेगा उसे 100 स्वर्ण सिक्के दिए जाएंगे, ऐसा पुष्यमित्र शुंग ने ऐलान कराया। तो क्या हुआ? बौद्ध भिक्षु सब गायब हो गए यहाँ के राज्य से। साथ ही साथ पुष्यमित्र शुंग ने और भी बौद्ध धर्म विरोधी काम किए थे, ठीक है। इसने लगभग कहा जाता है कि 84,000 स्तूपों को तोड़वाया था, ठीक है। 84,000, गिनती कितनी सही है ये नहीं बता सकते, लेकिन ऐसा है, कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 84,000 विहारों और स्तूपों को नष्ट करवाया था। लेकिन जीवन के अंतिम क्षण में इनका दिमाग परिवर्तन होता है, इनकी मति सदगति आती है और ये जो होते हैं बाद में भरभूत के स्तूप का निर्माण भी करवाते हैं। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, पूछता है भरभूत का स्तूप, ठीक है, भरभूत का स्तूप किसने बनवाया? तो भरभूत का स्तूप जो बनवाया ये बनवाया था पुष्यमित्र शुंग ने। और ये भरभूत का स्तूप कहाँ पर है? तो ये एक जगह है सताना, मध्य प्रदेश में, ठीक है। अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। तो सांची का स्तूप जो था इसके बाहरी भाग में काष्ठ वेदिका थी, मतलब लकड़ी की वेदिका बनी हुई थी, उसे इसने पत्थर की वेदिका में परिवर्तित करवाया। यानी सांची का जो स्तूप था इसका भी रिनोवेशन करवाया, इसका पुनर्निर्माण करवाया, और जो अशोक ने लकड़ी की वेदिका थी उसे इसने पत्थर की वेदिका में बनवाया। और ये सांची का स्तूप कहाँ पर है? तो सांची का स्तूप का भी जगह याद रख लीजिएगा। ये सांची का स्तूप जो है ये रायसेन मध्य प्रदेश में है, ठीक है। सांची का स्तूप जो है ये रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग के काल में कला और साहित्य की काफी प्रगति हुई। जो आप देखते हैं रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, ये सब का जो आधुनिक रूप है ये सभी शुंग काल में, पुष्यमित्र शुंग के काल में ही तैयार करवाया गया था, ठीक है। इसके बाद जब पुष्यमित्र शुंग के काल में हिंदू धर्म की काफी उन्नति हुई, इसे भी याद रखना है। और जो बौद्ध काल और जैन काल में जो यज्ञों की परिपाटी खत्म हो चुकी थी वो सबको फिर से पुष्यमित्र शुंग ने या शुंग काल में उन सबको पुनर्जीवित कराया गया, ठीक है। तो ये हो गया पुष्यमित्र शुंग का। अब पुष्यमित्र शुंग तो इस वंश के पहले राजा हो गए। इस वंश में कुल 10 राजा हुए, ठीक है। तो घबराइए नहीं, 10 के बारे में आपको जानना नहीं है। पहले कौन हो गए? तो पहले हो गए पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। पहले राजा का नाम हो गया पुष्यमित्र शुंग, जो हम लोग देख लिए। दूसरा जो राजा होगा इस वंश का ये होगा अग्निमित्र। अग्निमित्र जो था इसके बारे में जान लीजिए। तो अग्निमित्र जो था इस वंश का प्रतापी राजा था।
और कालिदास ने एक नाटक लिखा है जिसका नाम क्या है, तो उसका नाम है मालाविकाग्नि मित्रम। मालाविकाग्नि मित्रम। ये नाटक किसने लिखा है, तो ये लिखा है कालिदास ने। बस अग्निमित्र से ये क्वेश्चन बराबर आता है कि कालिदास के द्वारा लिखित नाटक मालाविकाग्नि मित्रम का नायक कौन था, तो इसका नायक था अग्निमित्र, और ये किसका था, शुंग वंश का शासक था। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो शासक बनेगा, इस शासक का नाम है वसुमित्र। कौन है, वसुमित्र। वसुमित्र जो था ये इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसी के शासनकाल में देखिए पुष्यमित्र शुंग के काल में भी यवन आक्रमण हुआ और पुष्यमित्र शुंग ने उस यवन को हराया, उसका नाम डेमेट्रियस प्रथम था। हम जब पढ़ेंगे उसको तो वहां पे बात करेंगे, ठीक है ना, विदेशी वंश में। वसुमित्र के समय में भी एक और यवन ने आक्रमण किया था जिसका नाम था मिनेंडर, है ना। आपने मिलिंद पन्हो पुस्तक के बारे में सुना होगा, और नहीं सुना है तो आगे मैं बताऊंगा कि यही मिनेंडर था। और ये मिनेंडर जो था ना सिकंदर से भी ज्यादा महान था, इसने अकेले सिकंदर से ज्यादा क्षेत्र जीत लिया था, तो इसके विजय रथ को रोका था वसुमित्र ने, ठीक है। तो ये जो यवन शासक था या इंडो ग्रीक शासक था, कौन, मिनेंडर, इसको पराजित किया था किसने, वसुमित्र ने। वसुमित्र के बारे में इतना ही जानना है, ठीक है। अब इस वंश के बीच के शासक इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट आइए इस वंश के नवे शासक। इस वंश का नवा शासक था भागभद्र, ठीक है। इसके काल में क्या हुआ था, तो इसके काल में यवन लोग जब लगातार पराजित होते गए तो यवनों की जो दूसरी शाखा थी उसके शासक एंटियोकस ने, ठीक है, उसके शासक थे एंटियोकस, ये भी यवन शासक है। इसने शुंग के साथ दुश्मनी छोड़कर मित्रता करने के लिए अपने राजदूत हेरियोडोरस को, ठीक है, अपने राजदूत हेरियोडोरस को विदिशा भेजा। क्या देकर भेजा, तो गरुड़ स्तंभ, ठीक है, गरुड़ स्तंभ एक दिया गिफ्ट में, किसको, भागभद्र के लिए, और भेजा कहाँ पर, इनकी राजधानी जहाँ थी विदिशा, ठीक है। और विदिशा जाकर के इसने ये गिफ्ट दिया किसको, भागभद्र को, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि ये गरुड़ स्तंभ किसका है, तो गरुड़ स्तंभ जो है ये यवन शासक एंटियोकस के राजदूत हेरियोडोरस ने विदिशा में लाकर के भागभद्र को दिया था, ताकि दोनों के बीच जो दुश्मनी थी उसके स्थान पर अब मित्रता की शुरुआत की जाए। और ये गरुड़ स्तंभ जो है, ये गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन होता है, इसलिए गरुड़ स्तंभ जो है ये भागवत धर्म का एक बहुत बड़ा प्रतीक था, ठीक है। ये गरुड़ स्तंभ हम लोग यवन अभी देखेंगे, वहां फिर से एक बार जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब इस वंश का अंतिम और 10वां शासक, ठीक है, तो अंतिम और 10वां शासक मैंने आपको पहले ही बताया, इस वंश का अंतिम शासक जो होगा 10वां शासक, ये है देवभूति। तो ये हम लोगों ने देख लिया शुंग वंश। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, कल की क्लास में हम कर्म और सातवाहन को देखेंगे और उसके नेक्स्ट क्लास में विदेशी राजवंश को कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।